हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रॉपिकल साइंस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रॉपिकल साइंस को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है दैन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा है दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। ना देखो, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट and temperature and the interconversion of heat and the other form of energy. It is called thermodynamics. now देखो, इसको समझने के लिए यहाँ पर आपको 3 अलग अलग डायग्राम्स दे रखे हैं, राइट। सबसे पहले डायग्राम में क्या दे रखा है कि मान लो आपके पास वाटर है ना, जिसे आप क्या कर रहे हो, गैस बर्नर के ऊपर प्लेस करके बर्न कर रहे हो, राइट। और जैसे उसे आप बर्न करोगे, कहने से वो कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जीज को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। अरे बात समझ में। वाइल सेकेंड डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे एक गर्ल है ना, जो कि अपने हैंड्स को क्या कर रही है, एक दूसरे के अगेंस्ट रब कर रही है, राइट। तो रब करने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पर एक हीट जनरेट हो जाता है। अरे बात समझ में, ये चीज़ आपको याद रखना है। वाइल थर्ड डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपके पास एक ट्रेन है जो कि इस तरीके से ट्रैक के ऊपर मूव कर रही है, राइट। तो कुछ डिस्टेंस मूव करने के बाद कहने से उसका जो इंजन है ना, वो गर्म हो जाता है। अरे बात समझ में। सो तीनों भी केसेस में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो जा रहा है, हीट हो जा रहा है। अरे बात समझ में। तो इसी को हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, अंडर द टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स। सो आगे आपको दे रखा है थर्मल इक्विलिब्रियम। ना देखो, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है ना, इसको समझने के लिए 2 अलग अलग केसेस आपको यहाँ दे रखे हैं। सबसे पहले वाले में मान लो आपके पास एक हॉट कप ऑफ टी है, राइट, और सेकेंड वाले केस में आपके पास एक कोल्ड ड्रिंक है, राइट। इस तरीके से आप देख सकते हो ना, दोनों को अगर आप इस तरीके से सराउंडिंग में प्लेस कर दोगे तो कहने से आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो आपका हॉट कप ऑफ टी है वो कूल डाउन हो जाता है ना, वाइल जो आपका कोल्ड ड्रिंक है वो वार्म्स अप हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है, राइट। तो इन दोनों भी केसेस में क्या हो रहा है कि जब भी आपका जो बॉडी है यानी ऑब्जेक्ट है ना, जब उसे कांटेक्ट में रखा जाए विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट यानी अनदर बॉडी है ना, जिसका टेम्परेचर क्या हो, डिफरेंट हो, है ना, तो वहाँ पर क्या नोटिस किया गया है कि जो हीट होता है, जो हीट एनर्जी होता है, वो ट्रांसफ़र हो जाता है आपका ऐसे बॉडी से जो कि हाई टेम्परेचर पे है टू, है ना, ऐसे बॉडी जिसका टेम्परेचर लोअर है, राइट। और ये ट्रांसफॉर्मेशन तब तक होगा, है ना, जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, है ना, सेम ना हो जाए, राइट, यानी दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। अरे बात समझ में, बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ना देखो, ये क्या बोलता है कि इफ़ 2 सिस्टम आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ द थर्ड सिस्टम देन दे आर ऑल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। यानी इसका सिंपल मतलब ये होता है कि मान लो आपके पास 2 ऐसे सिस्टम है जो कि आपस में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, राइट, विथ थर्ड सिस्टम है ना, यानी थर्ड सिस्टम के साथ दोनों भी सिस्टम आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि जो आपस में ये दोनों कांटेक्ट में रहेंगे तो ये लोग भी आपस में क्या रहेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। यानी यहाँ पे अगर आप इसको, है ना, यहाँ पे देखो ध्यान से डायग्राम में ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे मान लो आपके पास 3 अलग अलग सिस्टम्स दे रखे हैं। एक है सिस्टम ए, बी और एक है आपका सी, राइट। तो मान लो सिस्टम ए और सी जो है आपस में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, राइट। वाइल सेकेंड वाले डायग्राम में क्या है कि मान लो आपका सिस्टम ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। सो इस अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आपका सिस्टम बी और सी होगा वो भी क्या होगा, आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा, राइट। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आगे क्या दे रखा है, थर्मोमेट्री इज़ द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर एंड द स्टडी ऑफ हाउ टू कन्वर्ट टेम्परेचर बिटवीन द स्केल्स। यानी जो भी आपका टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर को मेजर करना होता है ना, तो उसकी स्टडी को हम किसके अंदर करते हैं, अंडर थर्मोमेट्री करते हैं, राइट। और जो आपका टेम्परेचर कन्वर्जन भी होता है ना, डिफरेंट स्केल्स में, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, है ना, केल्विन स्केल, उनके बीच में जो भी कन्वर्जन है वो सारी चीज़ की स्टडी हम किस में करते हैं, थर्मोमेट्री में, राइट। बहुत बढ़िया। सो आगे आपको दे रखा है हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क के बारे में। और जस्ट नाउ अभी हमने क्या देखा कि मान लो आपके पास 2 ऐसे ऑब्जेक्ट्स है, राइट, जो कि डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर है, राइट। तो जो भी ऑब्जेक्ट आपका हॉट होता है ना, वो क्या करेगा, अपना हीट एनर्जी लॉस करते जाता है, वाइल जो आपका कोल्ड ऑब्जेक्ट है वो हीट एनर्जी गेन करते जाता है, राइट। और ये तब तक होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, जो आपका हाथ अब अगर आप, है ना, जो अपने पाम को अगर आप इस तरीके से रब करते हो तो वहाँ पे हीट जनरेट हो जाता है, नहीं वो वार्म होता है ना, वाइल आपका जो इंजन है वो भी गर्म हो जाता है जब आपका व्हीकल मूव करता है, राइट। तो सारे फिनोमिनास को एक्सप्लेन करने के लिए
यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स को है ना समझना पड़ेगा। सबसे पहला होता है इंटरनल एनर्जी, वेल सेकंड होता है आपका दैट इज है ना कन्वर्शन ऑफ वर्क एंड हीट इनटू ईच अदर, राइट। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स को आपको यूजुअली है ना समझना पड़ेगा, तब जाके आप ये सारे फिनोमिनास को एक्सप्लेन कर पाओगे। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला दे रखा है इंटरनल एनर्जी। नाउ इंटरनल एनर्जी को आप यू से डिनोट करोगे, राइट। बहुत बढ़िया। नाउ ये होता क्या है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम और डिसऑर्डर मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सिस्टम, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे, आपके पास एक कॉनिकल फ्लास्क दे रखा है इस तरीके से, है ना। उसके अंदर आपने कुछ वाटर को क्या कर रखा है, लेट्स से प्लेस कर रखा है, राइट। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर आप ओवरऑल सिस्टम को देखोगे तो वो रेस्ट पे है कि नहीं। बहुत बढ़िया। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, हमने चैप्टर नंबर 3 में भी देखा था कि जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना, जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यूजुअली रैंडमली मूव करते रहते हैं ना। तो ओवरऑल जो नेट रिजल्टेंट है वो ज़ीरो हो जाता है, इसलिए आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है ना। लेकिन जो आप है ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो आपके जो मॉलिक्यूल्स है ना रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो जो एनर्जी वो पोजेस कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। आई होप यू गेट दिस। नेक्स्ट आपको दे रखा है थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ना देखो ये क्या होता है, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है ना दैट इज बीइंग स्टडीड इज कॉल्ड द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। यहाँ पे अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आप है ना पूरे यूनिवर्स का है ना जिस भी पर्टिकुलर सेक्शन को, जिस भी पर्टिकुलर पार्ट को, उसके ऊपर अगर आप स्टडी कर रहे हो है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। वाइल रिमेनिंग जो भी चीज़ है आपका है ना उसे हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं, यानी आप एनवायरनमेंट भी बोल सकते हो। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक इमेजिनरी यहाँ पे आपका लाइन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब देखो आगे आपको क्या दे रखा है, टाइप्स ऑफ सिस्टम ना। यहाँ पे टोटल 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहला होता है ओपन सिस्टम, ठीक है। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि आपका यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम और आपका सराउंडिंग के बीच में, राइट, आपका एनर्जी एज वेल एज आपका मैटर है ना, दोनों भी क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका रेड वाला है ना एरो जो है वो आपको हीट को डिनोट कर रहा है, वाइल जो ब्लू वाला एरो है वो मैटर को डिनोट कर रहा है। यानी दोनों भी एक्सचेंज हो सकता है, इसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। सेकेंड सिस्टम होता है दैट इज़ क्लोज सिस्टम ना। देखो क्लोज सिस्टम में क्या होगा कि यहाँ पर आप खाली एनर्जी है ना क्या कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, वाइल आपका जो मैटर है वो सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। वाइल आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे आप कुछ भी एक्सचेंज नहीं कर सकते, राइट। जैसे आपका एनर्जी हो गया या आपका मैटर हो गया, राइट, दोनों भी आपका सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं हो पाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आई होप यू गेट दिस। सो आगे आपको दे रखा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ना। देखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है कि अ प्रोसेस इन विच द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम सच एज टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर इज चेंज, इसी को हम क्या बोलेंगे, आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलेंगे। यानी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर आपके टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, प्रेशर हो गया, सारी चीज़ें हैं ना, ये सारे पैरामीटर अगर चेंज हो रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ना देखो आगे इसमें दे रखा है हीट के बारे में ना। देखो हीट क्या होता है, हीट को हम सबसे पहली बात क्यू से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल क्यू आप यहाँ देख सकते हो। हीट क्या होता है ना, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी that is transfer from one body to another body as the result of difference in temperature। यानी यहाँ पे क्या होता है कि जब आपके पास 2 ऑब्जेक्ट है ना, एक आपका हॉट ऑब्जेक्ट है, एक आपका कोल्ड ऑब्जेक्ट, तो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट के बीच में है ना जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं, राइट। बहुत बढ़िया। यहाँ पे 3 अलग अलग केसेस में आपको दे रखा है ना। इन द फर्स्ट वन अगर आप ध्यान से देखोगे राइट, तो मान लो आपका जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो लेस देन है एज़ कम्पेयर टू एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, राइट। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका हीट है वो सिस्टम गेन करेगा, है ना, यानी हीट जो होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, राइट। बहुत बढ़िया। इन द सेकेंड वन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यानी यहाँ पर क्या है, जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो ग्रेटर देन है एनवायरनमेंट का टेम्परेचर। तो इस केस में आपका जो हीट है वो लॉस होने वाला है, यानी क्यू आपका है ना नेगेटिव होगा। अरे बात सुन में, बहुत बढ़िया। और थर्ड केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों का भी टेम्परेचर सेम है, तो यानी यहाँ पर क्या होने वाला है, कोई भी हीट एक्सचेंज नहीं होने वाला। अरे बात समझ में, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे आपको दे रखा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ना। देखो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने के 2 तरीके हैं, राइट। सबसे पहला तरीका होता है हीटिंग द सिस्टम, है ना, यानी आप सिस्टम को क्या करो, हीट करो। वाइल सेकंड होता है आपका वर्क डन ऑन सिस्टम, यानी सिस्टम के ऊपर आप कुछ वर्क कर दो, राइट। तो 2 तरीके से आपका क्या हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाता है, राइट। तो आइए इसको 1 बाय 1 डिटेल में समझते हैं।
सो लेट्स से हम बात कर रहे हैं फर्स्ट केस के बारे में, दैट इज़ बाय हीटिंग द सिस्टम के बारे में, ठीक है। इसको समझने के लिए मान लो आपके पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर आपने गैस के मॉलिक्यूल्स को प्लेस कर रखा है। ना प्लेस करने के बाद है ना आप इसे क्या कर रहे हो, बर्नर की मदद से हीट कर रहे हो, ठीक है। और जैसे ही हीट करोगे कहने से गैस के मॉलिक्यूल्स हीट एनर्जीज को गेन करेंगे, है ना, और उसका जो है ना फाइनल स्टेट होगा, जो टेम्परेचर है कितना हो जाएगा, 100 डिग्री से कितना हो चुका है, 200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपके दो केस पॉसिबल है ना। सबसे पहला जो आपका है ना एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है, अगर वो सिस्टम के टेम्परेचर से ग्रेटर हुआ, सो इन दैट केस आपका इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगा। वाइल सेकेंड केस क्या हो सकता है कि जो आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो लेस देन हो आपका सिस्टम का टेम्परेचर के, राइट। सो इन दैट केस आपका इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। सो आई होप आपको ये दोनों केसेस समझ में आ गए। वेल बाय सेकेंड मेथड की अगर हम बात करें, बाय डूइंग है ना वर्क ऑन द सिस्टम, सो यहाँ पे भी आप डायग्राम देख सकते हो। लेट से फिर से आपके पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल आपने प्लेस कर रखे हैं, राइट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर आप वर्क करोगे ना, अगर आप पिस्टन को प्रेस कर दोगे अंदर, तो अगर आप है ना गैस के ऊपर वर्क डन कर रहे हो, वर्क डन ऑन द गैस, तो आपका इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगा। वाइल अगर आपका गैस है ना पिस्टन के ऊपर वर्क करेगा तो बेटा जी वहाँ पर आपका इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होगा। अरे बात सुनना, बहुत बढ़िया। सो आगे आपको दे रखा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ना देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, राइट। द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट सप्लाई टू द सिस्टम एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स सराउंडिंग। यानी इसका सिंपल मतलब ये होता है ना कि जब भी आपको अगर है ना इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालना है, राइट, तो जब भी आपका इंटरनल एनर्जी चेंज होता है किसी भी सिस्टम का, तो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है ना डिफरेंस बिटवीन द हीट सप्लाई, यानी कितना हीट आपने उस सिस्टम को सप्लाई किया है ना, माइनस आपका कितना उस सिस्टम ने वर्क किया सराउंडिंग के ऊपर। अरे बात सुनना, यानी इन शॉर्ट इसको आप इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो ना। इसके भी तीन अलग अलग पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। सबसे पहला क्या हो सकता है कि आपका जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो पॉजिटिव आ जाए, राइट। यानी मान लो आपने कितना हीट सप्लाई किया, 200 जूल, है ना, और उसने जो आपका सिस्टम है उसने वर्क कितना किया, लेट से 100 जूल का, राइट। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल आ गया, दैट इज़ है ना Q माइनस डब्ल्यू, दैट इज़ 100 जूल के इक्वल आ जाता है, यानी पॉजिटिव आता है, राइट। सेकेंड केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेट से आपने जो हीट सप्लाई किया है वो लेट से -200 जूल का है ना, वाइल जो सिस्टम ने वर्क किया है वो कितना किया है, -100 जूल का। सो इन दिस केस आपका इंटरनल एनर्जी -100 जूल के इक्वल आ जाता है। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। वाइल थर्ड केस में अगर आप ध्यान से देखोगे, लेट से आपने कितना हीट सप्लाई किया, दैट इज़ 200 जूल, और सिस्टम ने वर्क कितना किया है, 200 जूल का। सो इन दैट केस चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप यू गेट दिस। सो आगे आपको दे रखा है सिस्टम वेरिएबल। ना देखो सिस्टम वेरिएबल क्या होता है, अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक दैट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ अ सिस्टम in thermodynamics such as temperature, pressure, volume और energy is called system variable। यानी इसका सिंपल मतलब ये होता है, राइट, कि आपका किसी भी सिस्टम का है ना कोई भी पर्टिकुलर स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए जो भी क्वांटिटीज़ आप यूज़ करते हो, लेट्स से टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, है ना, ये सारी क्वांटिटीज़ है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपको सिस्टम वेरिएबल बोलते हैं, राइट, बहुत बढ़िया। ये दो टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला होता है इंटेंसिव वेरिएबल, सेकंड है आपका एक्सटेंसिव वेरिएबल। ना देखो जो इंटेंसिव वेरिएबल होता है ना, ये आपका साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल्स में देख सकते हो, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, कॉन्सेंट्रेशन, लस्टर, ये सारे आपके इंटेंसिव वेरिएबल्स है ना। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, देखो ये क्या होता है ना, लेट से आपके पास एक बीकर है जिसके अंदर है ना आपने वाटर को प्लेस कर रखा है, राइट, बहुत बढ़िया। और जैसे ही आप उसका टेम्परेचर मेजर करोगे, तो अगर आप थोड़े से पानी का टेम्परेचर मेजर करो या फिर पूरे बीकर के पानी का है ना टेम्परेचर मेजर करो, तो अल्टीमेटली द टेम्परेचर विल बी सेम, राइट। यानी वो साइज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट, बहुत बढ़िया। वाइल एक्सटेंसिव वेरिएबल्स क्या होते हैं कि ये साइज़ पे डिपेंड करते हैं, है ना। जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हो, लेट्स से वॉल्यूम हो गया, एंट्रोपी, वेट, लेंथ, ये सारे क्या है आपके एक्सटेंसिव वेरिएबल्स है। यानी यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर आप थोड़े से पानी का वेट मेजर करोगे तो वेट कम आएगा, वाइल अगर आप पानी का ज़्यादा वेट है ना पूरे बीकर के पानी का है ना क्या करोगे, वेट मेजर करोगे तो वो अलग आएगा, राइट। यानी ये साइज़ पे डिपेंड करता है। अरे बात सुन, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ना देखो इसको समझने के लिए मान लो आपके पास एक सिस्टम है ना, जो कि 3 डिफरेंट है ना इक्विलिब्रियम्स के कंडीशंस को क्या कर रहा है, साइमल्टेनियसली क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है,
तब जाके हम बोलेंगे कि वो जो सिस्टम है आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहलाता है, राइट। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला कंडीशन क्या फॉलो करना चाहिए, दैट इज़ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मतलब देयर इज है ना, देयर इज़ नो अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए कि जो आपका अनबैलेंस फोर्स है ना, वो किसी भी सिस्टम और उसके सराउंडिंग पे एक्ट नहीं करना चाहिए। पहला कंडीशन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का है ना। सेकेंड है आपका दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ मैटर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू द अदर, है ना, ड्यू टू डिफ्यूजन। ना यहाँ पे जो आपका मैटर है ना वो भी ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, राइट। यानी नेट जो ट्रांसफ़र है वो क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। अरे बात सुनो, बहुत बढ़िया। यानी ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। वाल थर्ड कंडीशन है थर्मल इक्विलिब्रियम का। ना ये क्या होता है, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड डज नॉट चेंज विद टाइम। यानी जो आपका सिस्टम का जो टेम्परेचर है ना वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी वो चेंज नहीं होना चाहिए। अरे बात सुनना, बहुत बढ़िया। तो तीनों भी कंडीशंस को अगर आपका सिस्टम फॉलो कर रहा है तब जाके हम कहेंगे कि वो कैसा है, आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहलाता है। अरे बात सुनना, बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है इक्वेशन ऑफ स्टेट। ना देखो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन द स्टेट वेरिएबल्स इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ स्टेट। यानी जब भी आपका जो स्टेट वेरिएबल होता है ना उनके बीच में जो भी आपस में मैथमेटिकली रिलेशन है, राइट, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे, दैट इज पी वी इज इक्वल्स टू एनआरटी, है ना। ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन है, ये चीज़ आपको याद रखना है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो सिस्टम है हमेशा है ना इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रहेगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, है ना, यहाँ पे आपके पास एक इन्फ्लेटेड बलून था जिसे आपने क्या कर दिया, पंचर कर दिया। जैसे आप उसे पंचर करोगे तो उसके अंदर की जो गैस है ना वो क्या हो जाती है, एक्सपांड कर जाती है, राइट। यानी वहाँ पे जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है आपका, है ना, यूनिफॉर्म नहीं रहता है पूरे, है ना, अक्रॉस द सिस्टम के अंदर। अरे बात सुन, तो उस पर्टिकुलर स्टेट को हम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। वेल सेकंड डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास एक ऑटोमोबाइल इंजन दे रखा है ना। यहाँ पर भी जब उसे, है ना, इग्नाइट किया जाता है बाय स्पार्क, राइट, तो वहाँ पर भी वो जो केमिकल रिएक्शन जो होता है उसके अंदर वो आपका नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट को दर्शाता है। अरे बात सुनना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। तो दोनों भी डायग्राम को अगर आप नोटिस करोगे तो दोनों भी नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट को डिनोट कर रहे हैं, राइट। सो इन दिस केस आप, है ना, इक्वेशन ऑफ स्टेट को डिस्क्राइब नहीं कर पाते हो। अरे बात सुनना, ये चीज़ आपको याद रखना है। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ना देखो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है ना। अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज अ प्रोसीजर बाय विच इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंजेस टू इट्स फाइनल स्टेट। यानी जब भी आपका, है ना, एक ऐसा प्रोसेस जो कि जिसके थ्रू आपका, है ना, किसी भी सिस्टम का इनिशियल स्टेट से वो क्या हो जाए, अपने फाइनल स्टेट तक, है ना, पहुंच जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए यहाँ कुछ अजम्पशंस लिए जाते हैं। टोटल 3 अजम्पशंस लिए गए हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका सिस्टम आप अज्यूम करोगे, है ना, वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अरे बात सुनना। सेकेंड जो है आपका दैट इज सिस्टम जो है वो आपका आइडियल गैस होना चाहिए। और थर्ड जो है आपका आइडियल गैस इक्वेशन दैट इज पी वी इज इक्वल्स टू एनआरटी एप्लीकेबल होना चाहिए। सो आगे आपको दे रखा है वर्क डन ड्यूरिंग अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ना देखो इसको समझने के लिए यहाँ पे आपको एक पीवी डायग्राम दे रखा है, राइट। और लेट से यहाँ पे आपके पास एक सिस्टम है जो कि, है ना, जहाँ पे स्टेट ए पे यहाँ पे रखा हुआ है, राइट, बहुत बढ़िया। और लेट से आप स्टेट ए से कहाँ पे जाना चाहते हो, स्टेट बी पे जाना चाहते हो, राइट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे स्टेट ए से स्टेट बी पे जाने के लिए आपके पास डिफरेंट रूट्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे, है ना, डिफरेंट डायग्राम्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हुए हैं। लेट से आप फर्स्ट, है ना, फर्स्ट पाथ के अलॉन्ग क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। तो फर्स्ट पाथ का यहाँ पे डायग्राम आपको यहाँ पे, है ना, दे रखा है इलेबोरेट करके। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेट से आप स्टेट ए से स्टेट बी पे, है ना, फर्स्ट पाथ के थ्रू जा रहे हो। तो यहाँ जो भी एरिया अंडर द कर्व होगा, राइट, वो आपको क्या बताएगा, आपका वर्क डन कैलकुलेट करके दे देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर भी चेंज होते जा रहा है, वाइल आपका वॉल्यूम भी क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहा है। अरे बात सुन, एंड इन द फर्स्ट केस आपका दोनों भी पैरामीटर चेंज हो रहा है। सेकेंड केस में क्या है कि आप मान लो, है ना, स्टार्टिंग में आप पाथ 2 से फॉलो कर रहे हो, राइट, पाथ 2 से यहाँ पे, है ना, बी स्टेट पे जा रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, राइट, और आपका वॉल्यूम इंक्रीज होते जाता है कि नहीं, बहुत बढ़िया। और उसके बाद क्या होता है कि आपका, है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाता है और प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। इस तरीके से आप स्टेट बी पे पहुँच जाते हो। ये आपका सेकेंड पाथ है।
वाइल थर्ड पाथ पे क्या होता है, देखो ध्यान से, आप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हो। लेट्स से स्टार्टिंग में क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, और उसके बाद आपका प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से आप है ना स्टेट बी तक पहुंच सकते हो। तो इन ऑल दिस 3 केसेस है ना, आपका जो एरिया अंडर द कर्व है वो आपको क्या देगा, अल्टीमेटली वर्क डन कैलकुलेट करके दे देगा। आई होप यू गेट दिस, ठीक है। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ना देखो रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर जो आपका पीवी डायग्राम होता है, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो, है ना, ये आपका ऐसा प्रोसेस होता है जो कि अपने है ना क्या कर सकता है, ओरिजिनल स्टेट को रिवर्स कर सकता है, राइट। स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कि ए से वो इस तरीके से है ना इस पर्टिकुलर पाथ के अराउंड मूव कर रहा था और वापस से उसी पर्टिकुलर पाथ को है ना रिट्रेस भी कर लेता है, राइट। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि जो आपका पीवी डायग्राम आप यहाँ देख पा रहे हो, है ना, ये अपने ओरिजिनल पाथ को क्या कर पाता है ना, रिट्रेस नहीं कर पाता। अरे बात समझ में, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस बोलेंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दिस आगे आपको डिफरेंट प्रोसेस दे रखे हैं। आइए इसको वन बाय वन डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर है ना, अगर आप पीवी डायग्राम बनाओगे, राइट, तो इस पर्टिकुलर पाथ को है ना आपका सिस्टम फॉलो करता हुआ नजर आएगा, है ना, आप यहाँ देख सकते हो। वाइल सेकेंड प्रोसेस है आपका आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। इस केस में अगर पीवी डायग्राम बनाओगे, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरीके से आपका आ जाएगा, है ना, यहाँ पे प्रेशर आपका कॉन्स्टेंट होता है, राइट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ध्यान से, आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पीवी डायग्राम के अंदर है ना इस तरीके से वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आता है, आप यहाँ देख सकते हो, है ना, यहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ध्यान से, आगे क्या दे रखा है, आइडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। आइडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर अगर पीवी डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, है ना, तो इस पर्टिकुलर पाथ को आपका सिस्टम फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है ना, ये चीज़ आपको याद रखना है। वाइल साइक्लिक प्रोसेस के अंदर आप यहाँ देख सकते हो, है ना, तो आपका सिस्टम है ना अपने ओरिजिनल स्टेट को है ना रिगेन कर पा रहा है। अरे बात समझ, जिसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट है आपका फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन के केस में यहाँ पे हम है ना कोई भी पर्टिकुलर पाथ को डिनोट नहीं करते हैं, है ना, हम खाली इनिशियल स्टेट और आपका फाइनल स्टेट ड्रॉ करते हैं। सो आगे आपको दे रखा है थर्मोडायनेमिक ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। यानी यहाँ पे सबसे पहला आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपका वर्क डन होता है वो क्या होता है, दैट इज W इज इक्वल्स टू, है ना, इंटीग्रल ऑफ, है ना, आपका P dV के इक्वल हो जाता है, राइट। आपके लिमिट्स क्या होंगे यहाँ पे, V1 से लेके VF तक, राइट। बहुत बढ़िया। नाउ P dV को आप nRT लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, है ना। और यहाँ पे अगर आप इसे इंटीग्रेट करोगे, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, राइट, तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या मिल जाएगा, दैट इज W इज इक्वल्स टू nRT, है ना, ln ऑफ VF अपॉन VI, राइट। इस तरीके से आता है। हमें पता है वर्क जो होता है वो आपका है ना हीट के इक्वल होता है, राइट, हीट एनर्जी के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप है ना Q को रिप्लेस कर दोगे, दैट इज Q इज इक्वल्स टू nRT, है ना, ln ऑफ VF अपॉन VI। इस तरीके से आपका आ जाता है। ये आपका है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। सेकेंड आपको दे रखा है ना आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। ना आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, हमें पता है वर्क डन जो होता है उसको हम PdV लिख सकते हैं ना, और dV को आप आगे फर्दर चेंज इन वॉल्यूम दैट इज VF माइनस V इनिशियल लिख दोगे, राइट। ना आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से आपने nRT लिख दिया, है ना, तो यहाँ पे आप क्या T जो होता है उसको आप T फाइनल माइनस T इनिशियल भी लिख सकते हो, राइट। नाउ चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो NCV डेल्टा T के इक्वल होता है। तो यहाँ पे CV जो है वो आपका मोलार स्पेसिफिक हीट होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। तो यहाँ से फर्दर डेल्टा T को आपने क्या रिप्लेस कर दिया, TF माइनस T इनिशियल, डन। बहुत बढ़िया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आपको Q क्या लिख सकते हो, दैट इज डेल्टा U प्लस W, ठीक है। Q क्या हो जाएगा, दैट इज डेल्टा U प्लस W। ना इसके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पर तो आप देख सकते हो इस तरीके से रिलेशन मिल जाएगा, और TF माइनस TI कॉमन आ जाएगा, है ना, और यहाँ से N को कॉमन निकाल दो, N को कॉमन निकाल दोगे तो आपका अंदर क्या बचेगा, CV प्लस R बचेगा, है ना। CV प्लस R को हम आगे CP लिख सकते हैं। सारी बात समझ में, तो इस तरीके से आपका ये फाइनल रिलेशन बन जाता है। आई होप यू गेट दिस। आगे बढ़ जाते हैं। सो नेक्स्ट आपको आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए दे रखा है ना। देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में हमें पता है वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, राइट। तो जो आपका फर्स्ट है ना अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका Q किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा U के इक्वल हो जाएगा। आ रही बात समझ, बहुत बढ़िया। ना डेल्टा U जो है हमें पता है ना, जस्ट ना अभी हमने देखा NCV डेल्टा T के इक्वल होता है, राइट। सिंस आपका वॉल्यूम जीरो है तो आपका वर्क डन भी जीरो हो जाएगा, है ना। तो इन शॉर्ट आपका रिलेशन क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल्स टू NCV डेल्टा T आ जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है।
नाउ नेक्स्ट आपको दे रखा है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, राइट। नाउ एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ना आपको एक चीज़ याद होना चाहिए, दैट इज पीवी रेज टू गामा जो होता है ना वो कांस्टेंट के इक्वल होता है, यानी आपका सी के इक्वल होता है, राइट। ये चीज़ आपको मान के चलना है। नाउ अब अगर आप है ना चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालोगे तो लेट से वो किसके इक्वल है, सी वी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, है ना। और जो आपका वर्क डन है वो सिंपली अपना इंटीग्रल ऑफ पी डी वी आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से, जो आपने यहाँ पे क्या किया, वी रेज टू गामा को है ना नीचे ऊपर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पी इंटू वी रेज टू गामा ऊपर बनेगा, जिसको आपने सी लिख दिया, राइट। इस तरीके से आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया। आगे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका इस तरीके से रिलेशन सिंपल बन जाता है, राइट, बहुत बढ़िया। तो आगे यहाँ पे क्या किया गया है, देखो ध्यान से, है ना, 1 माइनस गामा को कॉमन लिया गया है, बाहर ले लिया गया है ना। और ये जो ऊपर वाला टर्म है ना, इसका साइन चेंज करके डिनोमिनेटर में है ना पुट कर दिया गया है। ये चीज़ आपको याद रखना है ना। सिंस हमें पता है पी इंटू वी रेज टू गामा जो होता है ना वो सी के इक्वल होता है, यानी कॉन्स्टेंट होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पी आई वी आई रेज टू गामा इज इक्वल्स टू पी एफ वी एफ है ना रेज टू गामा, इस तरीके से आप लिख सकते हो, है ना। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो आगे यहाँ पे फर्दर देखो ध्यान से, सी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है ना, और सी का वैल्यू लिख के अंदर मल्टीप्लाई किया गया है ना, इस तरीके से आप देख सकते हो। सो आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ना, यहाँ नीचे ऊपर है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो आपको सिंपल ये रिलेशन मिल जाएगा, राइट। और आगे अगर इसको अंदर सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका लास्ट में क्या आता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू, है ना, पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई अपॉन में 1 माइनस गामा, ठीक है। इस तरीके से आता है आपका एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। आई होप आप समझ गए हैं ना। आप आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे आपको दे रखा है हीट इंजन्स। ना देखो हीट इंजन्स क्या होते हैं ना, हीट इंजन्स आपके ऐसे डिवाइसेस होते हैं, राइट, जो कि हीट को पार्शली क्या करते हैं, आपका वर्क में या फिर मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। ना यहाँ पे इसके टोटल 3 एलिमेंट्स होते हैं ना, आइए इसको 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहला होता है हॉट रिजर्वर, जिसको हम सोर्स भी बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। तो ये क्या होता है ना, इट सप्लाइज द हीट टू द इंजन, है ना, एंड ऑलवेज मेंटेन एट हाई टेम्परेचर, दैट इज TH, राइट। ये जो क्या होता है ना, जो आपका हॉट रिजर्वर होता है, राइट, ये इंजन को हीट सप्लाई करते रहता है ना, इसलिए इसे हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है। अरे बात समझ में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका वर्किंग सब्सटेंस। ना देखो वर्किंग सब्सटेंस जो होता है ये ऐसे सब्सटेंस होता है लाइक जैसे आपका गैस हो गया या फिर आपका वाटर हो गया, राइट, जो कि क्या करेगा, हीट सप्लाई को वर्क में कन्वर्ट करता है। अरे बात समझ में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका कोल्ड रिजर्वर, है ना, कोल्ड रिजर्वर को हम सिंक भी बोलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। और यहाँ पे क्या होता है, देखो ध्यान से, जब भी आपका इंजन जो है हीट को इजेक्ट कर देता है ना, तो आपका कोल्ड रिजर्वर के अंदर जाता है, और इसीलिए आपका जो कोल्ड रिजर्वर है वो लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन किया रहता है। सिंबल आप देख सकते हो, दैट इज TL, ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखा है। सो आगे आपको यहाँ पे एक एनर्जी फ्लो डायग्राम दे रखा है ना हीट इंजन का, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, राइट, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर आप एफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाहोगे इस पर्टिकुलर हीट इंजन की, ठीक है, तो वो किसके इक्वल होता है, दैट इज द रेशियो ऑफ वर्क डन, है ना, टू द हीट एब्जॉर्ब इन 1 साइक्लिक प्रोसेस, यानी आपका आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पे क्या होता है, देखो ध्यान से, लेट से आपका जो QH है, यहाँ पे आपने जो QH डिनोट कर रखा है, राइट, लेट से ये आपका है ना हीट इंजन ने जो भी हीट एब्जॉर्ब किया है उसको डिनोट कर रहा है, वाइल जो QL है वो आपका क्या डिनोट कर रहा है, जो भी आपका हीट रिजेक्ट हुआ है ना, इजेक्ट हुआ है, उसको हम QL से डिनोट कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस, है ना, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, दैट इज QH इज इक्वल्स टू W प्लस आपका QL, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट यहाँ पे आप इसको रीअरेंज करोगे तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, दैट इज, है ना, दैट इज QH माइनस QL, ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो। ना यहाँ पे जो ईटा आपने लिखा है वो क्या है, आपका एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, है ना, यानी आउटपुट अपॉन इनपुट का रेशियो होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि होता है वर्क डन अपॉन में, है ना, क्या होता है आपका हीट एब्जॉर्ब, यानी QH आ जाएगा, इस तरीके से आप देख सकते हो। ना वर्क डन का वैल्यू हमें पता है, दैट इज, है ना, QH माइनस QL, इस तरीके से आप रिप्लेस कर दोगे तो सिंपल आपको ईटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, है ना, यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस QL अपॉन QH इस तरीके से आ जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे आपको दे रखा है PV डायग्राम ऑफ हीट इंजन। ना देखो यहाँ पे क्या होता है ना, जनरली आपके जितने भी हीट इंजन होते हैं, राइट, उनका जो PV डायग्राम है यानी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है, इस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करता हुआ नजर आता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ध्यान से ना, जो भी आपका हीट इंजन होता है ना, सबसे पहले वो क्या करता है, वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ना, ताकि वो वर्क कर सके, राइट, बहुत बढ़िया। वर्क होने के बाद वो क्या करता है ना, कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को रिजेक्ट कर देता है, राइट, जो कि वर्क डन नहीं कर सकता। हरी बात समझ में, बहुत बढ़िया।
तो यहाँ पे देखो ध्यान से, जो ऑपरेटिंग साइकिल है हीट इंजन का, राइट, वो पॉइंट ए पे स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो ए पे क्या होगा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा और आपका प्रेशर इंक्रीज होते जाएगा ना, जैसे कि आपका देख सकते हो डायग्राम में, ए से आपका है ना बी पे आप यहाँ पे मूव करते हो, देख रहे हो, राइट, बहुत बढ़िया। और पॉइंट बी पे आने के बाद क्या होता है, वहाँ पे गैस एक्सपांड करने लगता है, वॉल्यूम इंक्रीज होते जाता है, आ रही बात समझ, वॉल्यूम इंक्रीज होते जा रहा है, राइट। तो वहाँ पे आपका एक्चुअल वर्क डन होता है ना, वर्क डन बाय द गैस हो रहा है, राइट, बहुत बढ़िया। वर्क डन होने के बाद जब आपका पॉइंट सी आ जाता है ना, तो वहाँ पे गैस जो है आपका कूल डाउन हो जाता है, राइट। कूल डाउन होता है मतलब क्या, प्रेशर डिक्रीज हो जा रहा है, यानी कम हो जा रहा है, अरे बात समझो, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद जो पॉइंट डी पे आपका गैस आ जाता है ना, तो वहाँ पे वो कंप्रेस होने लगता है, कंप्रेस होते होते है ना उसका वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, अरे बात समझे, यहाँ पे वर्क डन ऑन द गैस हमें करना पड़ता है। तो इसी तरीके से पूरा साइकिल आपका रिपीट होते रहता है ना। आई होप आपको समझ में आ गया पीवी डायग्राम क्या होता है। आगे आपको दे रखा है रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पंप्स, ठीक है ना। देखो ये क्या होता है ना, रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पंप्स आर द हीट इंजन्स that work in the backward direction. They convert mechanical work into heat. यहाँ पे देखो ध्यान से क्या होता है, ये आपके ऐसे हीट इंजन्स होते हैं ना क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में है ना, रिवर्स डायरेक्शन में क्या करने वाले हैं है ना, वर्क करने वाले हैं, और ये आपके मैकेनिकल वर्क को वापस से हीट में कन्वर्ट करने वाले। सो इसमें सबसे पहला केस आपको दे रखा है, हीट फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर रीजन टू हॉटर रीजन। ना देखो यहाँ पर क्या होता है, राइट ना, आपको क्या पता है कि जब भी आपका हॉट ऑब्जेक्ट है ना, वो यूजुअली क्या करता है, हीट को लॉस करता है, राइट, और कोल्ड ऑब्जेक्ट अपना हीट को गेन करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर आप चाहते हो कि आपका हॉट ऑब्जेक्ट है ना कोल्ड को हीट को गेन करे और कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट को लॉस करे, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ता है ना, आपको वर्क डन करना पड़ेगा सिस्टम के ऊपर, राइट। यही काम आपका रेफ्रिजरेटर और हीट पंप्स करते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। सो आगे आपको दे रखा है दैट इज रेफ्रिजरेटर। ना देखो रेफ्रिजरेटर क्या होता है ना, रेफ्रिजरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कूलिंग अ स्पेस और अ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम एंड और टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर बिलो इट्स एम्बियंट टेम्परेचर। यानी इसका सिंपल मतलब ये होता है, राइट, कि आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस है ना या फिर कोई भी एक स्पेस है जिसे आप कूल करना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आप उसे कूल करना चाहते हो बिलो इट्स है ना रूम टेम्परेचर या फिर नॉर्मल टेम्परेचर, तो उसी को हम बोलते हैं आपका रेफ्रिजरेशन, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो जो रेफ्रिजरेटर होता है वो बेसिकली है ना 5 मेजर चीज़ें कंसिस्ट करता है। सबसे पहला होता है रेफ्रिजरेंट, है ना, नेक्स्ट है आपका एक्सपांशन वॉल, है ना, उसके बाद है आपका इवेपोरेटर कॉइल, है ना, उसके आगे क्या दे रखा है, कंप्रेसर, और लास्ट में आपको दे रखा है कंडेंसर कॉइल, ठीक है। तो इस तरीके से 5 मेजर चीज़ें वो कंसिस्ट करता है। अगर आप इसके वर्किंग की बात करोगे तो सबसे पहले जो रेफ्रिजरेंट होता है, राइट, रेफ्रिजरेंट कोई भी एक फ्लूइड होता है ना, ये चीज़ आपको याद रखना है ना। इसको ना लो प्रेशर एरिया के थ्रू क्या किया जाता है, पास किया जाता है, जिसकी वजह से वो है ना एक्सपांड हो जाता है, यानी वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अरे बात सुनना, बहुत बढ़िया। ना पास कन्वर्ट होने गैस में कन्वर्ट होने के बाद वो आगे है ना इवेपोरेटर कॉइल के थ्रू जाता है ना। इवेपोरेटर कॉइल में जाने के बाद क्या होता है, वो अंदर से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ना, और एब्जॉर्ब करने के बाद आगे फर्दर वो कंप्रेसर में मूव हो जाता है। अरे बात सुनना, बहुत बढ़िया। कंप्रेसर में आने के बाद है ना, कंप्रेसर क्या करता है, उस गैस को वापस से लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। अरे बात समझो, बहुत बढ़िया। वो कन्वर्ट करने के बाद वो आगे फर्दर है ना, वो जो आपका हॉट लिक्विड है वो किधर पास होता है, आपका कंडेंसर कॉइल में पास होता है। कंडेंसर कॉइल में जाने के बाद है ना, वो बाहर सराउंडिंग में क्या कर देता है, हीट को रेडिएट कर देता है, ठीक है, और फिर से यही साइकिल आपका है ना वापस से क्या होता है, रिपीट होने लगता है। अरे बात समझ में, तो इस तरीके से आपका रेफ्रिजरेटर एक्चुअल में वर्क करता है। आई होप आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर आप इक्वेशन डिराइव करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, दैट इज है ना QL प्लस वर्क है ना इज इक्वल टू QH, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे QL क्या है आपका, है ना, हीट रिजेक्टेड प्लस आपका वर्क डन, है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपका हीट एब्जॉर्ब के। अरे बात सुनो, बहुत बढ़िया। और सेकंड इक्वेशन यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं आपका कोएफिशिएंट ऑफ है ना परफॉर्मेंस, राइट, COP इसको लिखते हैं। यहाँ पे बीटा से डिनोट कर रहे हैं ना, आप इसको K से भी डिनोट कर सकते हो। यहाँ पे ये जो वैल्यू होता है वो किसके इक्वल होता है आपका, है ना, इट इज़ द रेशियो ऑफ है ना हीट रिजेक्टेड अपॉन वर्क डन। अरे बात सुनो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बीटा का वैल्यू है ना यहाँ पे आप निकाल सकते हो, क्योंकि किसके इक्वल हो जाएगा आपका QL अपॉन में है ना QH माइनस QL। ना ये QH माइनस QL कहाँ से आता है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन में वर्क का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे है ना,
QL को वहाँ ले जाओगे तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, राइट। बहुत बढ़िया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, QH है ना, QL से डिवाइड करोगे तो आपका सेकंड थर्ड इक्वेशन बन जाएगा इस तरीके से, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया। नाउ जो आपका QH और QL का रेशियो होता है ना, इसको हम टेम्परेचर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो कि आपका TH/TL के इक्वल हो जाता है, राइट। बहुत बढ़िया। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो इस तरीके से आपको है ना T के टर्म्स में भी रिलेशन मिल जाएगा, राइट। तो एक टिपिकली है ना हाउस होल्ड घर पे जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके लिए आपका है ना कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का, राइट, वैल्यू कितना आता है, लगभग 5 के अराउंड आता है। अरे बात सुन लो, बहुत बढ़िया। इस तरीके से आपको समझ में आ गया। अगर आप इसके एनर्जी फ्लो डायग्राम की बात करोगे तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो, है ना। सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, देखो ध्यान से, कि हमें पता है जो आपका रेफ्रिजरेंट है ना वो क्या हो जाता है, आपका गैस में कन्वर्ट होता है ना, यानी एक्सपांड हो जाता है, राइट। बहुत बढ़िया। तो वहाँ पे जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं एडियाबैटिक एक्सपांशन। अरे बात सुनो, बहुत बढ़िया। सेकेंड, आगे जाके वो फर्दर है ना आपका इवेपोरेटर कॉइल में जाता है। वहाँ पे क्या हो जाता है, आपका जो प्रेशर होता है ना वो कांस्टेंट होता है, राइट। प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसका मतलब है ना वहाँ पे जो एक्सपांशन होगा, राइट, वो क्या करेगा, अंदर से हीट को एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब कर लेता है। अरे बात सुनो, एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वहाँ पे क्या हो जाता है, आइसोबैरिक एक्सपांशन हो जाता है। अरे बात सुनो, बहुत बढ़िया। आगे फर्दर वो है ना कंप्रेसर में मूव करता है। कंप्रेसर में जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है, वो गैस जो है आपका लिक्विड में है ना कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। अरे बात सुनो, बहुत बढ़िया। आगे फर्दर वो किस में जाता है आपका, है ना, कंडेंसर कॉइल में जाता है ना। यहाँ पे जो आपका फिर से प्रेशर कांस्टेंट होता है ना, यहाँ पे आपका हीट को वो क्या करता है, सराउंडिंग को रेडिएट कर देता है, ठीक है। तो जो स्टेप्स यहाँ इन्वॉल्व है, जो प्रोसेस इन्वॉल्व है, दैट इज आइसोबैरिक कंप्रेशन। तो आई होप आपको ये सारे स्टेप्स समझ में आ गए। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है एयर कंडीशनर ना। देखो एयर कंडीशनर को हम AC बोलते हैं ना, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो ना। इसका जो वर्किंग होता है ना, ये भी आपका रेफ्रिजरेटर की जैसे होता है, एग्जैक्टली सिमिलर होता है। द ओनली डिफरेंसेस यहाँ पे क्या होता है ना, जो वॉल्यूम ऑफ रूम है ना AC आपका कूल डाउन करेगा, है ना, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आपका रेफ्रिजरेटर, राइट। ये आपका यहाँ पे डिफरेंस होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे अगर आप है ना कोएफिशिएंट फैक्टर निकालोगे, यानी कोएफिशिएंट ऑफ है ना परफॉर्मेंस निकालोगे, तो यहाँ पे रेशियो होता है, दैट इज ना, जिसको हम यहाँ K से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज QC/W, राइट। इसे आपको मान के चलना है। QC मतलब क्या होता है, हीट, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड अपॉन है ना अमाउंट ऑफ वर्क डन, राइट। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दिस आपको दो चीज़ और याद रखना चाहिए, दैट इज एक होता है आपका हीट रिमूव, जिसको हम H से डिनोट कर रहे हैं, और नेक्स्ट है आपका पावर, जिसको हम P से डिनोट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ हीट रिमूव होता है ना, रेट ऑफ हीट रिमूव एज हीट करेंट हम लोग लिखते हैं, वो H से डिनोट करते हैं, H इज इक्वल्स टू QC/T, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, अमाउंट ऑफ हीट रिमूव है ना अपॉन में आपका T, ठीक है, पर यूनिट टाइम। इस तरीके से आप देख सकते हो। QC का वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको है ना क्या मिल जाएगा, K इज इक्वल्स टू H/T हो जाएगा, राइट। और वर्क तो हमें पता ही है ना, पावर इंटू टाइम होता है, तो यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सॉल्व करोगे तो आपको सिंपल रेशियो मिलेगा, K इज इक्वल्स टू H/P, राइट। बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो K का टिपिकल वैल्यू होता है वो कहाँ से कहाँ रेंज होता है, आपका 2.5 से लेके है ना 3.0 तक रेंज होता है। सो नेक्स्ट आपको दे रखा है हीट पंप ना। देखो हीट पंप क्या होता है ना, ये भी आपका एक ऐसा डिवाइस होता है क्योंकि सेम प्रिंसिपल पे है ना सिमिलरली वर्क करता है आपका है ना एज अ रेफ्रिजरेटर, राइट। बहुत बढ़िया ना। देखो यहाँ पे आप इसका डायग्राम भी देख सकते हो, ठीक है। इसे क्यों यूज़ करते हैं ना, देखो ध्यान से, इट इज़ यूज टू हीट अ बिल्डिंग और सिमिलर लार्ज स्ट्रक्चर बाय कूलिंग द एयर आउटसाइड इट। यानी ये बाहर के एयर को क्या करता है ना, कूल कर देता है, और आपका अंदर जो बिल्डिंग का है ना, बिल्डिंग हो गया फिर जो भी लार्जर स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या करता है, उसको हीट करता है। अरे बात सुनो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर आप इसके वर्किंग की बात करोगे तो हमें क्या पता है, देखो ध्यान से, ड्यूरिंग विंटर टाइम है ना, विंटर टाइम में क्या होता है कि बाहर का सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही कोल्ड होता है, राइट, एज कम्पेयर टू हमारे बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर, राइट। बहुत बढ़िया। तो ये क्या करता है ना, ये आपका जो भी बाहर इवेपोरेटर कॉइल होता है वो बाहर लगा होता है, वो क्या करेगा, आपका एब्जॉर्ब करता है हीट को, है ना, फ्रॉम द कोल्ड एयर, है ना। जो बाहर का एयर है उससे क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। बहुत बढ़िया। एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या होता है, कंडेंसर कॉइल में पास हो जाता है। अरे बात सुनना, पास होने के बाद है ना वो वहाँ पे क्या करता है, हीट को रिलीज कर देता है। अरे बात सुनना, जिसकी वजह से आपका जो बिल्डिंग है वो वार्म रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हीटिंग पंप काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं ना। आगे आपको दे रखा है कुछ लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ना। देखो टोटल यहाँ पे 3 लिमिटेशंस आपको दे रखे हैं ना। सबसे पहला जो लिमिटेशन यहाँ पे आपको दे रखा है दैट इज डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो ना। देखो जो भी आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना,
वो आपको डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो नहीं बताता है। जस्ट इन द केस ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हो ना, मान लो आपके पास एक बलून है ना, इसके अंदर आपने है ना एयर को ब्लो करके इस तरीके से है ना उसको क्या किया है ना एकदम छोड़ दिया, राइट। जैसे आप उसको छोड़ दोगे तो क्या होगा, उसके अंदर की जो भी गैसेस है राइट वो बाहर आ जाती है अपने आप, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। वाइल सेकेंड डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो जो बलून है ना, जो भी बाहर सराउंडिंग में एयर है वो अपने आप है ना रिवर्स डायरेक्शन में, यानी बलून के अंदर वो बलून को नहीं फुला पाती, यार ये बात समझ में। तो इस तरीके से आपका कौन से डायरेक्शन में हीट फ्लो होगा उसके बारे में आपका फर्स्ट लॉ नहीं बताता है ना। सेकंड जो आपको दे रखा है दैट इज नो इंडिकेशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। तो देखो स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, मान लो आपके पास यहाँ पे एक आइस क्यूब है ना, अगर आप उसे इस तरीके से सराउंडिंग में प्लेस कर दोगे राइट, तो जैसे आप प्लेस करोगे तो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, बहुत बढ़िया। वाइल अगर आप उसी लिक्विड को है ना सराउंडिंग में रखोगे तो वो उस वापस से आपका सॉलिड में है ना वो आइस क्यूब में कन्वर्ट बैक नहीं हो पाता। अरे बात समझ, यानी यहाँ पे कोई स्पॉन्टेनियस के बारे में, स्पॉन्टेनिटी के बारे में इंडिकेशन नहीं दे रखा है। और थर्ड लिमिटेशन आपको दे रखा है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका फ्यूल है ना उसको आप 100% वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हो, है कि नहीं। तो ये भी आपका क्या है, एक लिमिटेशन है, ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे आपको दे रखा है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ना देखो इसके कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं। सबसे पहला है आपका एंट्रोपी स्टेटमेंट। देखो एंट्रोपी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका क्या बोलता है कि व्हेनेवर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक्स प्लेस, ठीक है, it is accomplished by an increase in the total entropy of the universe। यानी इसका सिंपल मतलब ये होता है कि कोई भी मान लो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब वो अपने आप है ना हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक बहुत बढ़िया। तो जब भी कोई अपने आप प्रोसेस होता है तो वहाँ पे जो है ना एंट्रोपी होती है, जो रैंडमनेस होती है ना यूनिवर्स की, वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। सेकेंड स्टेटमेंट आपको दे रखा है दैट इज केल्विन्स प्लैंक स्टेटमेंट। नाउ इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी है ना टू अ वार्मर बॉडी विदाउट एनी वर्क एंड हैज़ बीन डन टू अकॉम्प्लिश दिस फ्लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको दे रखा है। देखो ध्यान से, जो हीट फ्लो है ना, जो भी आपका हीट एनर्जी जब फ्लो करता है राइट, हमें क्या पता है कि वो हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करता है, राइट। तो आप कोल्ड ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट के पास है ना आपका हीट एनर्जी फ्लो अपने आप से नहीं कर पाता है। उसको अगर आपको फ्लो कराना है तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट आपको क्या दे रखा है, एफिशिएंसी स्टेटमेंट। नो ये क्या बोलता है, देखो ध्यान से, Even an ideal gas frictionless engine cannot convert 100% of its input heat into work। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। जो आपका आइडियल गैस होता है ना, अगर आप आइडियल गैस का भी केस मान के चल रहे हो तो जो इंजन होता है ना वो 100% इनपुट जितना भी हीट आप उसे सप्लाई करोगे वो वर्क को कन्वर्ट नहीं कर पाता है। आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया। फोर्थ स्टेटमेंट आपको क्या दे रखा है, दैट इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। ना देखो यहाँ पे क्या होता है कि हीट फ्लो स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट एंड टू गेट इट फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन वी हैव टू स्पेंड सम वर्क। यानी ये भी आपका है ना सेकंड स्टेटमेंट की तरह ही मैच कर रहा है। देखो तो यहाँ से यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका हीट है ना वो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ स्पॉन्टेनियसली यानी अपने आप क्या हो जाएगा, फ्लो कर पाता है। अरे बात सुनो, और अगर आपको उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना है तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। सो आई होप आपको सारे स्टेटमेंट समझ में आ गए। आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे आपको दे रखा है दैट इज कार्नोट साइकिल एंड कार्नोट इंजन। अब देखो कार्नोट इंजन क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बेसिकली यहाँ पे दो प्रोसेस में होता है। सबसे पहला होता है एक्सचेंज ऑफ हीट। एक्सचेंज ऑफ हीट के अंदर यहाँ पे दो स्टेप्स आपको दे रखे हैं, जैसे कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो। सबसे पहला स्टेप है दैट इज ए से बी, है ना। ए से बी जो आपका है ना जो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है वो आपका आइसोथर्मल एक्सपांशन के थ्रू होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और नेक्स्ट स्टेप जो होता है आपका सी से डी में होता है ना, यहाँ से आप देख सकते हो सी से डी में यहाँ पे क्या होता है आपका हीट एक्सचेंज कैसे हो रहा है, दैट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन के थ्रू होता है, राइट, बहुत बढ़िया। ना आगे आपको क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, दैट इज सेकेंड प्रोसेस दे रखा है दैट इज वर्क डन, ठीक है। वर्क डन यहाँ पे आपका फिर से दो स्टेप्स में है। सबसे पहला है बी से सी में, यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में बी से सी में है ना जो वर्क डन होता है वो आपका एडियाबैटिक एक्सपांशन के थ्रू होता है। वाइल नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है
वाइल नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, डी से ए, राइट। तो डी से ए में आप देख सकते हो यहाँ पे जो वर्क डन होगा कैसे होगा, एडियाबैटिक कंप्रेशन के थ्रू होता है, राइट। तो इस तरीके से आपको ये दोनों स्टेप्स यहाँ दे रखे हैं, दोनों प्रोसेस आपको दे रखे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे अगर आप है ना एफिशिएंसी निकालोगे, देखो ध्यान से, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी ईटा से डिनोट कर रहे हैं, वो किसके इक्वल होता है आपका, है ना, वर्क डन अपॉन यहाँ पे क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट, है ना, एब्जॉर्ब, राइट। इस तरीके से आप देख सकते हो। और वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं आपका, दैट इज है ना QH माइनस QC, है ना, और अपॉन में क्या आ जाएगा, QH आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका 1 माइनस QC अपॉन QH बन जाएगा इस तरीके से। और QC अपॉन QH को आप फर्दर ना टेम्परेचर के टर्म्स में लिख सकते हो। सो इन शॉर्ट आपका है ना एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज़ 1 माइनस TC अपॉन TH, राइट। इस तरीके से आप देख सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं। सो आगे आपको दे रखा है कार्नोट रेफ्रिजरेटर। ना देखो ये क्या होता है ना, तो अगर आप कार्नोट इंजन को रिवर्स डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, ऑपरेट कर रहे हो, सो आपको क्या मिल जाता है, आपका कार्नोट रेफ्रिजरेटर मिल जाता है। अंडरस्टूड, वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर आप कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है ना कैलकुलेट करना चाहते हो कार्नोट रेफ्रिजरेटर के लिए, तो हम K से डिनोट कर रहे हैं, है ना, वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका QC अपॉन, है ना, QC माइनस QH, ठीक है। इस तरीके से आ जाता है, आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर दोनों जगह QH से डिवाइड करोगे तो सिंपल आपको ये है ना इक्वेशन मिल जाएगा, आप यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या पता है, QC अपॉन QH जो होता है आपका TC अपॉन TH के इक्वल होता है, राइट। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आप इसको T के टर्म्स में भी लिख सकते हो, क्या हो जाएगा आपका K इज इक्वल्स टू TC अपॉन, है ना, TH माइनस TC, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो। ना यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है ना कार्नोट रेफ्रिजरेटर का, तो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है ओनली ऑन द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट एंड द कोल्ड रिजर्वर, राइट। ये चीज़ आपको याद रखना है। आई होप आपको समझ में आ गया। सो आगे इसी में आपको दे रखा है द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड द कार्नोट साइकिल। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस है ना, यहाँ पे क्या होता है, द कार्नोट इंजन इज़ द मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन। ये चीज़ आपको याद रखना है। Also, all Carnot engine operating between the same two temperature have the same efficiency irrespective of the nature of working substance। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, दो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट कहा गया है। सबसे पहला क्या है कि जो कार्नोट इंजन होता है आपका मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन होता है, राइट। ये चीज़ आपको याद रखना है। और सेकेंड जो स्टेटमेंट है इसमें, जो एफिशिएंसी होता है कार्नोट इंजन का, है ना, वो इंडिपेंडेंट होता है आपके वर्किंग सब्सटेंस के, राइट। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस यहाँ पे आप शो कर सकते हो कि जो कार्नोट रेफ्रिजरेटर होता है ना, उसका जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो ग्रेटर होता है अमॉन्ग्स ऑल द रेफ्रिजरेटर, ठीक है, जो कि वर्क करते हैं बिटवीन द सेम टू टेम्परेचर, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ दे रखा है। आगे बढ़ जाते हैं। सो अब हम बात करेंगे स्टर्लिन साइकिल की। ना देखो स्टर्लिन साइकिल क्या होता है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दे रखा है उसका PV डायग्राम, राइट। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि जो स्टर्लिन साइकिल होता है ये मॉडिफाई वर्जन होता है आपका कार्नोट साइकिल का, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस इसको किसने इन्वेंट किया था, आपका रॉबर्ट स्टर्लिन ने, है ना, इन द ईयर 1816 के अराउंड। ना इस साइकिल के अंदर जो फ्लूइड्स आप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ है ना एयर हो सकता है, हीलियम हो सकता है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है। ये सारे फ्लूइड्स आप यहाँ यूज़ कर सकते हो। और यूजुअली ये जो साइकिल होता है इसके अंदर 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है आइसोथर्मल हीट एडिशन, ठीक है, यानी आइसोथर्मली आपका हीट क्या होगा, ऐड होगा, राइट। यहाँ पे जो वर्किंग फ्लूइड होता है उसे हीट किया जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। बहुत बढ़िया। और सेकंड स्टेज में क्या होता है, आइसोकोरिक हीट रिमूवल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, देखो ध्यान से, जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट को रिमूव किया जाता है ना, एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है, आपका जो फ्लूइड है वो बहुत ही कूल हो जाता है, राइट। बहुत बढ़िया। और थर्ड स्टेप में होता है आपका आइसोथर्मल हीट रिमूवल, यानी आपका जो हीट है आइसोथर्मली रिमूव अगेन किया जाता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है आपका कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है और यहाँ पे जो फ्लूइड है वो बहुत ही कंप्रेस हो जाता है, राइट। बहुत बढ़िया। और लास्ट स्टेज में क्या होता है, आइसोकोरिक हीट एडिशन, राइट। यहाँ पे फिर से हीट को ऐड किया जाता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे अगेन आपका जो फ्लूइड है उसे हीट किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे स्टेजेस होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। इनकेस अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।